इस वीडियो में पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 12 का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके अपने रुधिर को देख रहे थे, रुधिर का संगठन यानी पार्ट्स ऑफ ब्लड, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ ब्लड पढ़े थे और उसमें हमने दो इसके पार्ट देखे थे। एक तो होता है इसका जो तरल पार्ट होता है उसको प्लाज्मा या मैट्रिक्स कहा था हमने, जो कि ब्लड में 55% पाया जाता है। दूसरी इसमें होती है इसके जो ब्लड कार्पल्स होती है, ब्लड कॉर्पल्सेज, जो कि 45% होती है। इसमें 3 तरह की ब्लड कॉर्पल्सेज होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती है, उस तरह की 3 तरह की इसमें ब्लड कार्पल्स होती है। ब्लड कार्पल्स इसलिए कहता है कि जब कोई सेल है वो किसी ब्लड में मुक्त रूप से तैरती रहती है, कि तरल में कोई कोशिकाएं तरल में मुक्त रूप से तैर रही है, घूम रही है, तो उसको हम कॉर्पल्सेज कहते हैं। बल्कि जो कोशिकाएं होती है वो एक जगह स्थिर रहती है, एक जगह पड़ी रहती है, जबकि इसकी कोशिकाएं हैं वो लगातार घूमती रहती है। इस कारण इसको ब्लड कार्पल्स से ज़्यादा अच्छा या वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं अपन सेल की जगह, जो कि प्लाज्मा को मैट्रिक्स कहते हैं। 55% होता है, 45% होता है। अब हम इसको पहला जो पार्ट है वो लेंगे, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। देखो प्लाज्मा क्या है, इसका संगठन कैसा है। इससे पहले कुछ बातें और बता देता हूँ कि रक्त की मात्रा है हमारे अंदर, वो लगभग जैसे नर होता है उसके अंदर तो पाई जाती है लगभग 5 से 6 लीटर एक व्यक्ति में, और जो मादा होती है उस मादा में लगभग 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। क्योंकि नर का जो शरीर है वो आयतन या लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर रक्त की मात्रा भी ज़्यादा मिलेगी, जबकि मादा में ये रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर यानी थोड़ा सा कम हो रहती है। रक्त लाल होता है, रेड कलर में होता है। कलर कैसे होता है ये नहीं बताया था कल कि रेड कलर होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी के अंदर एच बी एक लाल रंग का वर्णक है जिसको हम हीमोग्लोबिन कह रहे हैं। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और उसी कारण से रक्त रेड दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा रक्त लाल आरबीसी कारण होता है, क्योंकि आरबीसी संख्या में बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर 600 आरबीसी होती है वहाँ पर एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, इसलिए इसका कलर में कोई डब्ल्यूबीसी का कोई योगदान नहीं है। क्योंकि जहाँ पर 600 आरबीसी है वहाँ पर केवल एक डब्ल्यूबीसी है। मतलब ये समझो कि जहाँ पर 600 लाल पुष्प हैं, 600 लाल पुष्प और उनके बीच में एक सफ़ेद कलर का पुष्प हो तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, दूर से आपको केवल लाल ही लाल नजर आएगा। तो यही बात है कि हमारे जो रक्त होता है उसमें जब जहाँ पर 600 आरबीसी होती है वहाँ पर एक डब्ल्यूबीसी मिलती है, इसलिए हमें पूरा ब्लड है वो लाल ही दिखाई देता है। और लाल दिखाई देने का कारण है आरबीसी में पाई जाने वाला हीमोग्लोबिन। आज हम जो मुख्य टॉपिक है हमारा वो है हमारा प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा, इसको कई जगह प्लेज्मा भी लिखते हैं या इसको प्लाज्मा भी हम कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, या इसको हम क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स कह रहे हैं, या हिंदी में कहते हैं इसको आधात्री। तो ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको आधात्री या मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये क्या है, प्लाज्मा क्या है, तो आप इसकी परिभाषा क्या दे सकते हो कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ये है स्थिति इसकी। जो ठोस भाग होता है जो नीचे जम जाता है वो तो ये ब्लड कार्पल्स होती है, जबकि जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। जब हम प्रणाली में इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो नीचे बैठ जाता है ठोस भाग वो तो इसकी आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट होती है, जो ऊपर पीला सा भाग तरल तैरने लगता है, तरल पार्ट, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, या इसको हम कहते हैं रक्त का आधात्री या मैट्रिक्स। ओके, ये इसका जो अगर अपन रंग देखें, इसका रंग कैसा होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का एक क्षारीय तरल है। क्षारीय तरल क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। तो ये क्षारीय तरल है, हल्का क्षारीय तरल है। इसका पीला रंग क्यों होता है, ये जो पीला रंग है ये एक इसमें एक पदार्थ होता है यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन, जो कि वाइट येलो कलर का होता है। ये जो बिलरुबिन और बिलवर्डिन बनते हैं यकृत में, उसके टूटने से बनता है। तो यूरोबिलिनोजन वर्णक के कारण पीला।
ये हल्का पीला दिखाई देता है जो इसके अंदर घुला हुआ रहता है। इसमें देखो इसका संगठन देखें ना, तो इसका अगर हम संगठन देखें किस किस का बना हुआ है ये, तो इसमें 90% तक तो इसमें जल होता है, और जो शेष 10% बच गया उसके अंदर जितने भी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, बस ये है। सर्वाधिक मात्रा में 90% तो जल है, 90% तो जल पाया जाता है, और शेष 10% है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुली हुई अवस्था में या इसके निलंबित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जो सबसे प्रमुख इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है, सबसे प्रमुख कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ तो बहुत सारे हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वसा भी हो सकती है, या प्रोटीन भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पाई जाती है, जो प्रमुख पदार्थ होता है वो इसकी प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये होती है प्लाज्मा प्रोटीन। और सबसे प्रमुख जो अकार्बनिक पदार्थ है, सबसे प्रमुख अकार्बनिक, या जिसको अपन आयन कह दें, ठीक है, वो होता है हमारे अंदर सोडियम आयन, सोडियम, ये पाया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट। तो सबसे प्रमुख जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो प्रोटीन पाई जाती है, और सबसे प्रमुख जो अकार्बनिक पदार्थ आयन होता है वो सोडियम पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख संगठन के बारे में। तो इसके संगठन को अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर H2O यानी जल। ये कितने प्रतिशत पाया जा रहा है? 90%। अब इसका कार्य क्या है? पानी का इतना पानी पाया जा रहा है, उसका कार्य क्या है? तो देखो, ये जो ब्लड प्रेशर है, बीपी, और जो रक्त का जो आयतन है उस आयतन का नियमन करता है। मतलब हम कह रहे हैं ना कि 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर रक्त हमारे अंदर पाया जाता है, तो वो मात्रा हमेशा बनी रहे। रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर मादा में और 5 से 6 लीटर नर में बनी रहे, और रक्त का जो दाब है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो सही बना रहे। तो उसमें कौन मदद करता है? हमारा पानी मदद करता है। जब आयतन कम होता है तो जल अंदर चला जाता है, आयतन ज़्यादा होता है तो जल बाहर चला जाता है। तो एक तो इसका काम है पानी का, बीपी, और जो आयतन है यानी जो लीटर के अंदर 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर ब्लड है अपने अंदर, उसको नियमित रखता है, उसकी समुचित मात्रा को बनाए रखता है। और दूसरी बात, जो अन्य जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वो शरीर में घूमती रहती है, उसका परिवहन होता रहता है। तो उस परिवहन में भी सहायक है, क्योंकि पानी रहेगा तो जाहिर सी बात है डब्ल्यूबीसी और जो बिंबाणु है या आरबीसी है वो आराम से इस पानी के अंदर तैरती हुई अवस्था में प्रत्येक कोशिका तक, या जहाँ पर भी उसको पहुँचना होता है वहाँ पर इस पानी में तैरते हुए वो घूमते घूमते पहुँच जाएगी। अगर पानी कम होगा तो इसके परिवहन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका प्रमुख कार्य होगा बीपी और आयतन को नियमित करना और परिवहन में सहायक होना। दूसरा देखो, इसमें जो भाग है वो पढ़ लेते हैं अपन, कार्बनिक भाग, कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ के अंदर ये जो कार्बनिक पदार्थ है ये लगभग 7 से 8% होता है, 7 से 8%। और जो 2% बच गया वो अकार्बनिक पदार्थ बच गया। तो अब इसमें कार्बनिक पदार्थ में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? पहला है प्रोटीन। ये प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है। ये 3 प्रकार, मतलब इसमें 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। हमारे रक्त में 3 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन सी होती है देखो। तो इसको पहले अपन ले लेते हैं, इसका नाम है एल्बुमिन। एल्बुमिन इसको लिखते हैं अपन एल्बुमिन। ये प्रोटीन ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, तथा सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा
पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन है तथा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है। कौन सी? एल्बुमिन। एल्बुमिन। देखिए अब इसका प्रमुख कार्य क्या है, इनको ध्यान रखिएगा। तो इसका कार्य है हमारे रक्त के जो प्रासरण दाब है, प्रासरण दाब को बनाए रखना। रक्त के प्राशन दाब को बनाए रखना। प्राशन दाब आप समझते हो कि दो कोशिकाओं के बीच में जो विलायक और विलेय के अणुओं का स्थानांतरण होता है, तो उसको ये प्राशन दाब ही नियमित रखता है। तो ये जब कोशिका का एक सही प्राशन दाब होगा तो कोशिका सही तरीके से काम करेगी। तो रक्त के प्राशन दाब को, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको बनाए रखने का काम करती है। या इसको हम कह सकते हैं कि जो विलेय विभव उसका निर्माण करती है कि कौन से विलायक या विलेय के अणुओं को अंदर आने दिया जाए या बाहर जाने दिया जाए। ये जो एल्बुमिन है, इस एल्बुमिन का जो संश्लेषण होता है वो रक्त में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप। इसका संश्लेषण है वो लीवर में होता है। इसका जो निर्माण है एल्बुमिन का, वो लीवर करता है, फिर लीवर से ये रक्त में मिलकर रक्त में पहुंच जाती है। दूसरी देखो इसकी प्रोटीन कौन सी होती है, दूसरी, ये तो इसकी पहली प्रोटीन है। दूसरी प्रोटीन कौन सी है? उसका नाम है ग्लोबुलिन। देखो ये एल्बुमिन बहुत छोटी छोटी होती है लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा। दूसरी प्रोटीन होती है इसमें ग्लोबुलिन, जिसको अपन लिखते हैं ग्लोबुलिन। ये, हाँ, ये देखो इसका जो संश्लेषण है ग्लोबुलिन, इसका संश्लेषण भी यकृत यानी लीवर में, वह जो लसिका अंग होते हैं उसमें भी होता है, लसिका अंगों द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, इसका भी लीवर या लसिका अंग करते हैं। अब ये भी 3 प्रकार की होती है। ग्लोबुलिन है ना, ये 3 प्रकार की होती है जो ग्लोबुलिन है। इसमें देखो पहला अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन होती है एक पहली। इसका काम होता है परिवहन में सहायक। ये परिवहन में सहायक है, कुछ जैसे कॉपर के परिवहन में, जो कॉपर होता है उसके परिवहन में सहायक है। दूसरी होती है बीटा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, ये भी परिवहन में सहायक है। जैसे Fe जो लोहे तत्व होता है उसके परिवहन में सहायक होती है। और देखिए फिर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ये अल्फा बीटा, और इसको हम क्या कह रहे हैं, गामा, ये बीटा, ये अल्फा। तो ये जो गामा ग्लोबुलिन है, ये देखो इस सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एंटीबॉडी निर्माण में काम आती है। जो रोगाणु प्रवेश कर जाता है शरीर में, उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनाता है ना शरीर, तो एंटीबॉडी निर्माण में सहायक है ये, जिससे क्या होता है, रोगों से सुरक्षा होती है। देखो एंटीबॉडी निर्माण में ये काम आ रहा है। ये गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी निर्माण में सहायक हो रही है। देखो इससे एंटीबॉडी निर्माण करते हैं, इसलिए इसको एक नाम और है, इसको इम्यूनो ग्लोबुलिन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। जैसे IgA, IgM, IgD, इस तरह से IgG, कई तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। तो उसका निर्माण गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि रक्त में पाई जाती है ना, उसी के द्वारा होता है। तो अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन तो परिवहन में सहायक है, जैसे कुछ तत्व जैसे कॉपर में या Fe के आयन में परिवहन में सहायक है। जो कि गामा ग्लोबुलिन होती है वो एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होती है। तो ये इस तरह से 3 तरह की है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। और तीसरी एक और बच गई रक्त में, हमारे रक्त के अंदर तीसरी कौन बच गई? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो भी एक रक्त में होता है। प्रोथ्रोम्बिन
प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन, ये तीसरी प्रकार की प्रोटीन। ये भी देखो यकृत में निर्मित होती है, ये भी यकृत में बनती है और फिर यकृत से कहाँ जाती है, हमारे रक्त में जाती है। इसका कार्य क्या है, देखो इसका इम्पोर्टेंट कार्य है, जब चोट लग जाती है तो रक्त बहता है, उस रक्त को बहने से रोकना, अर्थात रक्त का थक्का बनाने में सहायक, ये इनका काम है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, ये रक्त का इनका प्रमुख काम है, रक्त का थक्का बनाना। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो फाइब्रिनोजन है, ये देखो इसमें लंबे लंबे से तंतु होते हैं इसके, तो फाइब्रिनोजन सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन होती है। सबसे छोटी तो कौन सी थी, एल्बुमिन, सबसे बड़ी कौन सी है, फाइब्रिनोजन, ये याद रखिएगा। तो अभी हमने इस प्रोटीन पढ़ ली कि 3 तरह की प्रोटीन है। देखो एल्बुमिन जो कि हमारे रक्त का प्राशन दाब को बनाए रखती है और इसका संश्लेषण सबसे छोटी है और सबसे ज़्यादा पाई जा रही है, और इसका संश्लेषण सबका लगभग लीवर में संश्लेषण कर रही है। ग्लोबुलिन 3 प्रकार की, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा और बीटा है वो परिवहन में सहायक है, गामा है वो एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक है। और तीसरी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये देखो जब चोट लग जाती है तो रक्त को बहने से रोकने का काम करती है। और फाइब्रिन देखो, फाइबर बहुत लंबे लंबे तंतु होते हैं इसके, तो ये सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। तो ये तो अभी हमने केवल प्रोटीन पढ़ी है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। एक चीज़ और है, एक चीज़ बता दूं, जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है ना, ये एल्बुमिन हमेशा ग्लोबुलिन से डबल रहती है क्योंकि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं अपन, ये तो आपकी अभी हमने प्रोटीन पढ़ी है। कार्बनिक पदार्थों में क्या पढ़ा है, प्रोटीन पढ़े हैं। दूसरा पढ़ लेते हैं अपने, देखो पचित, जो हमने पच गए जो खाद्य पदार्थ हैं, वो जो पचे हुए खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कौन कौन से थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें हुआ, ग्लूकोज में। प्रोटीन का पाचन किसमें हुआ, अमीनो एसिड में। इसके अलावा वसा का किसमें हुआ, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में। इसके अलावा हमने विटामिन्स का अवशोषण कर लिया। तो ये सभी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल का, और वसा का पाचन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और विटामिन, इन सब का हमने अवशोषण कर लिया था भोजन में इनको पचाकर। तो ये भी कहाँ घुले रहते हैं, ये भी हमारे रक्त के प्लाज्मा में सभी कहाँ पाए जाते हैं, सभी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये सब प्लाज्मा में घुले रहते हैं। देखो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड यानी वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, विटामिन, ये सब हमारे प्लाज्मा में घुले रहते हैं। और जैसे ये अपन ग्लूकोज कई बार टेस्ट भी करते हैं, शुगर का टेस्ट, तो सामान्य ग्लूकोज की जो मात्रा होती है ना, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सामान्य ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो डॉक्टर मानते हैं 80 से 120 मेगाग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर। ठीक है, इतनी मात्रा होनी चाहिए हमारे रक्त में, जो नॉर्मल ग्लूकोज होता है उसका लेवल की मात्रा इतनी होनी चाहिए। और जो कई वसीय पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा भी अलग अलग लेवल में अलग अलग प्रकार से होती है। तो जो सामान्य ग्लूकोज लेवल है वो 80 से 120 होना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे उत्सर्जी पदार्थ हैं, कई तरह के उत्सर्जी पदार्थ, वो भी कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। उत्सर्जित पदार्थ जैसे कौन कौन, यूरिया, ये भी हमारे यकृत में बनता है प्रोटीन के विघटन से, तो ये भी हमारे प्लाज्मा में घुला रहता है। इसके अलावा यूरिक अम्ल, ठीक है, इसके अलावा क्रिएटिनिन आदि, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उत्सर्जित पदार्थ है, ये भी प्लाज्मा में घुले रहते हैं और इनको समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखो जहरीला है यूरिया, तो इसको हमें फटाफट शरीर से बाहर निकाला जाता है।
तो ब्लड के अंदर जो यूरिया का लेवल है, यूरिया का जो लेवल है वो सामान्यतः 17 से 30 मेगाग्राम 100 ml ब्लड में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर काफ़ी नुकसान पहुंचता है बॉडी को। इसमें अगर ये एक चीज़ आती है, देखो, यदि यूरिया की मात्रा 40 mg 100 ml से ज़्यादा हो जाए तो इसे यूरेमिया कहते हैं। तब यूरेमिया हो जाता है। कौन सा रोग होता है? यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया का मतलब है रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना। तो इसका बहुत बुरा असर होता है। इससे क्या होता है? इससे आरबीसी अनियमित आकृति की हो जाती है। अनियमित आकृति की हो जाती है, जिन्हें बर सेल कहते हैं। बर सेल कहते हैं। मतलब अनियमित आकृति की, जैसे झाउचो होता है ना, उस तरह की आकृति में ये हो जाती है। ये बर सेल कहते हैं जो प्लीहा में जाकर नष्ट होने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि यूरेमिया एक प्रकार का एनीमिया होता है। एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब रक्त की कमी। यूरेमिया की कमी, यूरेमिया होने से क्या होता है? आरबीसी अनियमित आकृति की हो जाएगी। बर्स, जिसको अपन बर सेल कहेंगे, बर्नेक हो जाता है इसको। तो इसको हम प्लीहा में जाकर ये नष्ट होने लगेगी, जिससे धीरे धीरे ब्लड की कमी आने लग जाएगी। ठीक है। तो ये जैसे एक नॉर्मली आरबीसी है, तो ये क्या होती है? इस तरह से जो झाउचुआ होता है उस तरह की आकृति में ये हो जाती है। इसको अपन कहते हैं बर सेल। और ये आगे जाके नष्ट होने लगती है तो हमारे आरबीसी का विनाश होने लगता है। ये जो बर सेल है, बर सेल, इस बर सेल को इकाइनोसाइट भी कहते हैं। इकाइनोसाइट भी कहते हैं। देखो, इकाइनो यानी कांटेर, साइट यानी कोशिका। तो इकाइनो यानी क्या होते हैं? कांटेर, साइट यानी कोशिका। इकाइनो यानी होंगे कांटे और साइट मीन्स कोशिका। तो ये झाऊ चूहा की तरह, झाऊ चूहा होता है ना, उसकी तरह हो जाती है। तो इस कारण से इस पर कांटेदार प्रवर्ध बन जाते हैं। जैसे जो ये हमारे आरबीसी, उस पर कांटेदार प्रवर्ध बन जाते हैं। और ये से आरबीसी है फिर हीमोग्लोबिन का परिवहन नहीं कर पाएगी, तो धीरे धीरे ऐसे आरबीसी नष्ट होने लगेगी। तो ये यूरिया का एक हानिकारक प्रभाव है कि यूरिया ज़्यादा हो जाता है तो यूरेमिया होता है, और यूरेमिया ज़्यादा होने से आरबीसी अनियमित आकार की होकर झाऊ चूहे की तरह हो जाती है, और धीरे धीरे ये प्लीहा में जाकर ख़त्म होने लगती है। इस तरह से ब्लड का नाश होने लगता है। बस ब्लड का नाश होने लगेगा और धीरे धीरे ब्लड की कमी होने लग जाएगी। तो इस जो बर सेल है, इसको इकाइनोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आरबीसी है वो इस पर कांटेदार प्रवर्ध बन जाते हैं। इसके लिए एक मेडिकल टेस्ट होता है। देखो, यूरिया के लिए एक मेडिकल टेस्ट किया जाता है। उस मेडिकल टेस्ट को कहते हैं बन टेस्ट। बन टेस्ट का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होता है, जिसके द्वारा यूरिया की मात्रा का पता चल जाता है। तो यूरेमिया एक खतरनाक डिजीज़ है, तो उसको उससे बचना चाहिए। अन्य जो जैसे यूरिक अम्ल है, ये यूरिक अम्ल है वो किससे प्रोटीन के टूटने से बनता है ये। जैसे और जो प्यूरिन क्षारक है उसके टूटने से बन रहा है। ये जो क्रिएटिन है, क्रिएटिन, ये हमारी पेशियों के अंदर पाया जाता है। और जब कई व्यक्ति है वो अपनी पेशियों को मजबूत बनाने के लिए इसको बाहर से भी लेते हैं, तो वहाँ पर उस उपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनता है। हमारी मांसपेशियों में जब क्रिएटिन टूटता है तो इससे उत्सर्जित पदार्थ बनता है क्रिएटिन। तो ये हमारी मांसपेशियों में बनते हैं क्रिएटिन, और क्रिएटिन जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बनते हैं, जिनको ब्लड के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अन्य जो क्या हो सकते हैं, देखो नेक्स्ट में प्रतिस्कंदन भी हमारे, प्रतिस्कंदन जिसको हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट, ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। एंटी
एंटीकोगुलेंट्स, जैसे इसका एक है हिपेरिन, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है हिपेरिन, और ये यकृत में बनता है और हमारे रक्त के अंदर पहुंच जाता है। इसका कार्य क्या है हिपेरिन का? ये हमारे जो रक्त है उस रक्त को रक्त वाहिनियों में, आपको पता है रक्त वाहिनियों में कभी भी रक्त जमता नहीं है। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि एक हिपेरिन, जो हिपेरिन होता है वो यकृत बनाता है और ये रक्त को कभी भी रक्त वाहिनियों में जमने नहीं देता है, नहीं देता। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। हमारे रक्त वाहिनियों में कभी भी शरीर में रक्त कभी भी जमता नहीं है, उसका कारण है हिपेरिन। ये हिपेरिन है वो रक्त को कभी भी रक्त वाहिनियों में जमने नहीं देगा। इस हिपेरिन का निर्माण कौन करता है? यकृत में तो बनता है, और फिर यकृत से कहाँ पहुँच जाता है? ये रक्त में पहुँच जाता है और वहाँ पर ये अपना काम करेगा। ये जो एक हिपेरिन है, ये हिपेरिन एक पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है? एक पॉलीसेकेराइड होता है, ध्यान रखिएगा, एक पॉलीसेकेराइड होता है ये, जो कि रक्त को वाहिनियों में जमने से बचाएगा। इसके अलावा जैसे बहुत सारे हार्मोन है, हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स बनते हैं ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों से बने हार्मोन, जितने भी हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, उन सभी के हार्मोन्स प्लाज्मा पाए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से बने हार्मोन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये सभी हार्मोन प्लाज्मा में ही घुले रहते हैं और वहाँ पर ब्लड के साथ साथ वहाँ पर पहुँचते रहते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स भी, अनेक एंजाइम भी कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो थे सारे कार्बनिक पदार्थ। अब हम बात कर लेते हैं अकार्बनिक पदार्थ की। दूसरा है इसका, पहला तो हमने पढ़ लिया जल, फिर दूसरा कार्बनिक, और तीसरा पढ़ रहे हैं अपन कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जिनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये लगभग 1 या 2% इससे भी कम होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम आयन मिल जाते हैं, क्लोराइड्स आयन और बाइकार्बोनेट, ये इसके अलावा फॉस्फेट PO3- सल्फेट भी इसके अंदर मिल जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो, सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट आयन, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, इसके जैसे ऑक्सीजन है, ये इसके अंदर घुलित अवस्था में होती है। देखो घुलित अवस्था में होती है। जैसे अमोनिया बनता है, अमोनिया से नाइट्रोजन बन सकती है, तो वो घुलित अवस्था में रहती है। तो ये जितने भी हमारे आयन्स है, ये एक तो हमारे प्राशन दाब को बनाए रखते हैं। तो इनका काम क्या है? जो प्रासरण दाब है, प्रासरण दाब, वह pH को बनाए रखना। तो ये pH को बनाए रखते हैं, और जैसे गैसें होती है घुलित अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होगी? CO2। देखो सबसे ज़्यादा यही पाई जाएगी, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा CO2 पाई जाती है। वो कौन सी है? CO2, क्योंकि RBC में तो ऑक्सीजन मिलेगी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा CO2 मिलेगी, जिसको बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह से आज हमने केवल प्लाज्मा के बारे में, विषय के बारे में पढ़ा है। देखो ये अब अकार्बनिक पदार्थ है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट। इसके अलावा कुछ गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये घुलित अवस्था में पाई जाती है। ये भी हमारे इस प्लाज्मा में घुले रहते हैं, जो कि प्राशन दाब और pH को बनाए रखेंगे। ये घुलित अवस्था में पाई जाएगी। ये अपशिष्ट पदार्थ है, इनको हम बाहर निकाल देंगे। जैसे CO2 अपशिष्ट है ना, तो इसको अपन फेफड़ों के द्वारा रक्त के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने आज हमने पानी का पढ़ा है, फिर हमने कार्बनिक पदार्थ पढ़े हैं। कार्बनिक में हमने पहला प्रोटीन पढ़ा है,
प्रोटीन के बाद में प्रोटीन में हमने 3 तरह की प्रोटीन पढ़ी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। इसके अलावा इस बाद में हमने ये जो पचित खाद्य पदार्थ है 2 नंबर ये पढ़े हैं, फिर 3 नंबर हमने पढ़े हैं उत्सर्जित पदार्थ जो कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर इसके बाद में हमने प्रतिस्कंदन पढ़े हैं चौथा, और फिर 5वां हमने पढ़ा है हार्मोन, 6वां पढ़ा है हमने एंजाइम्स। ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा है तीसरा कार्बनिक पदार्थ जिसमें बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं। तो ये सभी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लेना। तो इस तरह से हमारे प्लाज्मा का संगठन होता है।